क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ खास जगहों पर बैठते ही आपका दिमाग अपने आप काम में लग जाता है, जबकि दूसरी जगहों पर आप घंटों कोशिश करने के बाद भी एक शब्द नहीं लिख पाते? हम अक्सर अपनी एकाग्रता की कमी के लिए अपनी इच्छा शक्ति या फोन के नोटिफिकेशन को दोष देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने आसपास की दीवारों, छत की ऊंचाई और खिड़की से आने वाली रोशनी पर ध्यान दिया है? आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे आसपास का भौतिक वातावरण हमारे मस्तिष्क को प्रोग्राम करता है। ये केवल सजावट की बात नहीं है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र और हमारी सोचने की क्षमता के बीच के उस गुप्त संबंध की कहानी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की है। असल में हम जिस कमरे में बैठते हैं वह हमारे लिए केवल एक खाली जगह नहीं होती। हमारा मस्तिष्क लगातार अपने परिवेश से सूक्ष्म संकेत लेता रहता है। वैज्ञानिकों ने इसे संज्ञानात्मक वास्तुकला का नाम दिया है। कोई भी कमरा तटस्थ नहीं होता। वह या तो आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ा रहा होता है या उसे सोख रहा होता है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंची छतों वाले हॉल में जाते ही हमें अचानक बड़े और नए विचार क्यों आने लगते हैं? इसे कैथेड्रल इफेक्ट कहा जाता है। जब हमारे ऊपर की जगह खुली होती है तो हमारा दिमाग भी अमूर्त और रचनात्मक दिशा में सोचने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। इसके विपरीत कम ऊंचाई वाली छतें हमें विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने और विश्लेषणात्मक कार्यों के लिए तैयार करती हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब अगर मैं कोई नया बिजनेस आइडिया सोच रहा हूं, तो मुझे किसी ऊंची छत वाले कमरे या खुले मैदान में होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने टैक्स फाइल कर रहा हूं या किसी कोडिंग की गलती ढूंढ रहा हूं, तो शायद एक छोटा और बंद कमरा ज्यादा बेहतर होगा। क्या हमारे दिमाग की कार्यशैली वास्तव में भौतिक सीमाओं से इतनी बंधी हुई है? बिल्कुल। और इसके पीछे ठोस जीव विज्ञान है। हमारा विकासवादी इतिहास बताता है कि खुले स्थान सुरक्षा और संभावनाओं का संकेत देते थे, जबकि संकीर्ण स्थान शिकार या बारीकी से किसी चीज को देखने की स्थिति से जुड़े थे। लेकिन यहां एक बारीकी है। अगर कोई कमरा बहुत ही छोटा और घुटन भरा है तो वह एकाग्रता के बजाय तनाव पैदा करेगा। उत्पादकता के लिए हमें एक ऐसे नियंत्रित घेरे की जरूरत होती है जहां ध्यान भटकने के साधन कम हो, लेकिन सांस लेने के लिए ताजी हवा और पर्याप्त रोशनी हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे कहीं भी बैठकर काम कर सकते हैं, बस अनुशासन होना चाहिए। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वे अपने वातावरण के साथ युद्ध कर रहे होते हैं। अगर आपका डेस्क बिखरा हुआ है तो आपका दिमाग अनजाने में उस बिखराव को भी प्रोसेस कर रहा होता है, जिससे आपकी मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है। बिखराव की बात पर मुझे याद आया, बहुत से लोग कहते हैं कि बिखरा हुआ डेस्क एक रचनात्मक दिमाग की निशानी है। क्या यह सच है या यह सिर्फ सफाई से बचने का एक बहाना है? क्योंकि आपने विजुअल नॉइज़र यानी दृश्य शोर की बात की है, तो यह हमारे ध्यान को कैसे प्रभावित करता है? रचनात्मकता और अव्यवस्था के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है। कुछ शोध बताते हैं कि थोड़ी सी अव्यवस्था नए विचारों को जन्म दे सकती है, क्योंकि वह दिमाग को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब हम गहरे काम या डीप वर्क की बात करते हैं, जहां हमें घंटों तक एक ही चीज पर टिके रहना होता है, तो वह बिखराव एक दुश्मन बन जाता है। आपके डेस्क पर रखी हर फालतू चीज आपके दिमाग को एक छोटा सा संदेश भेजती है। यह बिल अभी भरना बाकी है, यह किताब अधूरी है, यह कॉफी का कप हटाना है। ये छोटे छोटे संदेश आपकी वर्किंग मेमोरी पर बोझ डालते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप विचार मंथन कर रहे हों तो माहौल थोड़ा ढीला हो सकता है, लेकिन जब काम को अंजाम देने की बारी आए तो आपका वातावरण पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। रोशनी के बारे में आपका क्या कहना है? हम जानते हैं कि अंधेरे में नींद आती है, लेकिन क्या कृत्रिम रोशनी और सूरज की रोशनी के बीच का अंतर हमारी कार्यक्षमता को वास्तव में प्रभावित करता है? मैंने सुना है कि सुबह की धूप का सीधा संबंध हमारे फोकस से है। रोशनी शायद सबसे शक्तिशाली स्विच है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा शरीर एक आंतरिक घड़ी, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, के अनुसार चलता है। सुबह की नीली और तेज रोशनी हमारे मस्तिष्क को संकेत देती है कि जाग जाओ, सतर्क हो जाओ। यदि आप दिन भर एक ऐसे कमरे में बैठते हैं
जहां प्राकृतिक रोशनी नहीं आती तो आपका शरीर भ्रमित हो जाता है। इससे न केवल आपकी दिन की एकाग्रता प्रभावित होती है, बल्कि रात की नींद की गुणवत्ता भी गिर जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शाम के समय कंप्यूटर और फोन की तेज रोशनी हमारे दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि अभी भी दिन है, जिससे नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन नहीं बन पाता। इसलिए फोकस के लिए सबसे अच्छा सेटअप वह है जहां सुबह भरपूर प्राकृतिक रोशनी मिले और शाम होते होते रोशनी मध्यम और गर्म रंग की हो जाए। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर को एक प्रयोगशाला की तरह देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास बहुत कम जगह है? मान लीजिए कोई एक छोटे से कमरे में रहता है, जहां वही उसका बेडरूम है और वही ऑफिस। क्या एक ही जगह पर सोना और काम करना दिमाग को भ्रमित नहीं करता? क्या हम छोटे स्थानों में भी फोकस जोन बना सकते हैं? यह एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। जब एक ही जगह पर कई काम होते हैं तो दिमाग के लिए क्यूब्स या संकेत धुंधले हो जाते हैं। अगर आप बिस्तर पर बैठकर लैपटॉप चलाते हैं तो आपका दिमाग बिस्तर को काम की जगह समझने लगता है, और जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो वह सक्रिय रहता है। छोटे घरों में माइक्रोजोनिंग की तकनीक काम आती है। आप शारीरिक दीवारों के बजाय मानसिक दीवारें बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, काम के लिए एक विशिष्ट कुर्सी या एक डेस्क मैट का उपयोग करें। जब आप उस मैट पर अपना लैपटॉप रखते हैं तो वह आपके मस्तिष्क के लिए एक संकेत है कि अब केवल काम होगा। यहां तक कि एक खास तरह का लैंप जलाना या काम के दौरान एक विशिष्ट गंध जैसे पुदीना या लेमन ग्रास का उपयोग करना भी आपके दिमाग को वर्क मोड में डाल सकता है। जैसे ही आप उस जगह से हटते हैं, आप मानसिक रूप से भी उस काम से अलग हो जाते हैं। आपने गंध और ध्वनि की बात की, यह भी वातावरण का ही हिस्सा है। कुछ लोग बिल्कुल शांति में काम करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ को कैफे का शोर या संगीत पसंद आता है। क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है कि किस तरह की आवाजें हमारे ध्यान को गहरा करती हैं? आवाजों का प्रभाव बहुत व्यक्तिगत होता है, लेकिन एक सामान्य नियम है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें भाषा का उपयोग हो रहा है, जैसे लिखना या पढ़ना, तो पीछे बजने वाले गानों के बोल आपके ध्यान को भटकाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग उन शब्दों को भी प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। ऐसे में वाद्य संगीत या व्हाइट नॉइजन सबसे अच्छा होता है। कैफे का शोर इसलिए काम करता है क्योंकि वह अनुमानित शोर है। वहां आवाजें तो हैं, लेकिन वे इतनी धुंधली हैं कि आपका दिमाग उन पर ध्यान नहीं देता। इसके विपरीत अचानक होने वाले शोर, जैसे किसी का जोर से चिल्लाना या हॉर्न बजना, हमारे तनाव तंत्र को सक्रिय कर देते हैं। इसलिए अगर आप अपने वातावरण को नियंत्रित करना चाहते हैं तो शोर को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे एक स्थिर लय देने की कोशिश करें। अब अगर हम इस चर्चा को थोड़ा और व्यावहारिक मोड़ दें, तो क्या आप हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल बता सकते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति अगले 7 दिनों में अपने वातावरण को बेहतर बनाने के लिए अपना सके? बिल्कुल, इसे हम 7 दिवसीय वातावरण रीसेट कह सकते हैं। पहले दिन अपने डेस्क को पूरी तरह साफ करें। केवल वही चीज रखें जो उस समय के काम के लिए जरूरी हो। दूसरे दिन अपनी रोशनी की व्यवस्था सुधारें। कोशिश करें कि आपका डेस्क खिड़की के पास हो। तीसरे दिन डिजिटल फ्रिक्शन पैदा करें, यानी काम के दौरान फोन को दूसरे कमरे में रखें। चौथे दिन ताजी हवा और वेंटिलेशन पर ध्यान दें। बंद कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से दिमाग सुस्त हो जाता है। पांचवें दिन अपने काम और आराम के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से अलग करें। छठे दिन एक स्टार्टअप अनुष्ठान तय करें, जैसे डेस्क साफ करना, एक गिलास पानी रखना और टाइमर सेट करना। और सातवें दिन अपने शरीर की प्रतिक्रिया को देखें। आप पाएंगे कि जब वातावरण व्यवस्थित होता है तो इच्छा शक्ति की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। ये बहुत ही प्रभावी लग रहा है। अंत में क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने मेहनती हैं, बल्कि इस पर भी कि हमने अपने आसपास की दुनिया को खुद की मदद के लिए कैसे तैयार किया है? बिल्कुल सही। हम अक्सर खुद को अपने वातावरण से अलग समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अपने परिवेश का ही विस्तार हैं। एक पौधा खराब मिट्टी में नहीं बढ़ सकता, चाहे वह कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो। उसी तरह एक तेज दिमाग भी एक अस्त व्यस्त और तनावपूर्ण वातावरण में
अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा सकता। भविष्य की कार्यक्षमता केवल तकनीक के बारे में नहीं होगी, बल्कि इस बारे में होगी कि हम कितनी सचेतता से अपने भौतिक स्थान को अपनी मानसिक शांति और रचनात्मकता के साथ जोड़ते हैं। जब आप अपने कमरे को बदलते हैं तो आप वास्तव में अपनी सोचने की प्रक्रिया को बदल रहे होते हैं। यह एक निवेश है जो आपको हर दिन बेहतर ध्यान और कम तनाव के रूप में वापस मिलता है। आज की यह चर्चा वास्तव में आंखें खोलने वाली रही। हमने सीखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे छत की ऊंचाई या डेस्क पर रखा एक पौधा, हमारी पूरी कार्यशैली को प्रभावित कर सकती हैं। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले आज से ही अपने आसपास के वातावरण को एक नए नजरिए से देखेंगे और उसे अपनी सफलता का साथी बनाएंगे। इस गहराई से भरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। याद रखिए, आपका वातावरण आपकी कहानी लिख रहा है। सुनिश्चित करें कि वह कहानी वैसी ही हो जैसी आप जीना चाहते हैं। अगली बार जब आप अपने काम की मेज पर बैठें तो एक पल रुककर पूछें, क्या यह जगह मुझे वह बनने में मदद कर रही है जो मैं बनना चाहता हूं? और अगर जवाब नहीं है तो उसे बदलने की शक्ति आपके पास है।